चल, so this was, I think, yeah, last time we had covered up to question number 15. आपके सामने स्क्रीन पे है यहाँ पे. Let's continue from question 16. Okay, question 16 देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ बच्चों. कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप 14, पता है अपने को. यहाँ पे 1-4 लिखा हुआ है, ये रोमन, मतलब पुराने टाइम में 4 बोलते थे. पहले हम लोग 1A, 2A, 3A, 4A बोलते थे. But obviously now we don't say A and B, or now we don't even say no Roman numerals. We just say this is group 14. We've discussed this obviously. कार्बन जो है, कार्बन फैमिली जो है वो ग्रुप 14. इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो कार्बन के कंपाउंड्स में इट इज 4, बट सिलिकॉन ऑनवर्ड्स आपको 6 मिलता है. इसका रीजन, व्हाट इज दिस, दिस इज ड्यू टू, व्हाट इज दिस ड्यू टू, दैट इज द क्वेश्चन दे आस्क्ड. व्हिच मींस जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं तो कार्बन जो है उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, लेकिन सिलिकॉन का कितना होता है, अप टू 6, या इनफैक्ट सिलिकॉन के आगे भी जो एलिमेंट्स आते हैं इस ग्रुप 14 में उसके भी 6 तक होते हैं. Now what is the reason for that? That is the question they've asked you. Now the reason, first of all, to understand, you should know what a coordination compound is. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक हिंट दिया था कि जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखे तो आप उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हो, है ना, राइट? अच्छा, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का हमने एक नोट लिखा था, आपको याद होगा. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का, सॉरी नॉट ग्रुप 2, सेकेंड रो, यानी कि सेकेंड पीरियड जो है आपके पीरियोडिक टेबल का, सेकेंड रो का एलिमेंट्स का एक खास फीचर था. इन सब में एक खास फीचर होता है, इनमें होता है एब्सेंस ऑफ क्या नहीं होता इनके पास, इनके पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते. क्योंकि d ऑर्बिटल चालू कहां से होते हैं, 3d से चालू होते हैं ना, तो सेकेंड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल में तो हो ही नहीं सकते, है कि नहीं. थर्ड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल में 3d एग्जिस्ट करते हैं बट खाली होते हैं. सेकेंड रो में तो यहाँ पे तो d है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, है कि नहीं, है ना. अच्छा, तो बेसिकली द फंडा इज कि कार्बन में डी एग्जिस्ट नहीं करता है, सिलिकॉन में डी एग्जिस्ट करता है. तो नाउ चेक एंड सी द आंसर. बहुत सिंपल आंसर आ जाएगा. क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, है ना. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम लोग कार्बन की ये लिखें, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम बेसिक में जाके लिखते हैं, कार्बन अपन लिखते हैं 2,4 बराबर है, और इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना 1s2, 2s2 और 2p2 बराबर है. ओके, और सिलिकॉन अगर मैं लिखूं, सिलिकॉन यानी कि 14, सो आई राइट इट एज 2,8,4, सो आई राइट इट एज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2. बट 3p2 लिख दिया तो 3d तो 0 खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि थर्ड शेल चालू हुआ तो 3d आ गया, है ना. ये मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भाई आपके पास घर में एक एक्स्ट्रा बेडरूम पड़ा है जिसको आप ताला लगा के रखते हो, जरूरत पड़ेगी तो सामान रखेंगे उसमें. तो ये वैसा है, ठीक है. यहाँ पे 3D जो है वो एग्जिस्ट करता है पर खाली पड़ा हुआ. एंड बिकॉज ऑफ दिस 3D व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी एक्स्ट्रा स्पेस ना फॉर इट टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट. सो आंसर इसका सीधा सीधा आ जाता है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना. ये ओल्ड सिलेबस में था इसलिए ग्रुप 4 है, यहाँ पर देख लेना जरा, आपको दिखेगा स्क्रीन पे, लेकिन हम लोग अभी ग्रुप 14 बोलते हैं. इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 17 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 17. ये तो बहुत ही फैक्चुअल, दिस इज वेरी फैक्चुअल, इसमें ज्यादा कुछ सीखने समझने जैसा है भी नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन? डायमंड, ग्रेफाइट, पोटेशियम, सोडियम. ग्रेफाइट इज अ एक्सेप्शन, ये तो बताया था ना कि भाई वो नॉन मेटल है फिर भी कंडक्ट करता है. पोटेशियम, सोडियम तो मेटल है ऑब्वियसली. डायमंड से कंडक्शन नहीं होता, है ना. तो ऑप्शन ए, सीधा सीधा डायमंड, नो कंडक्शन. डायमंड इज वन ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना. डायमंड क्या होता है? वन ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. अदर एलोट्रोप्स आर ग्रेफाइट एंड फुलरीन, है ना. आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में कार्बन नैनो ट्यूब्स भी मेंशन्ड है, बाय द वे. कार्बन नैनो ट्यूब्स भी एक फॉर्म में मेंशन्ड है और ग्राफीन भी मेंशन्ड है, पर हम लोग 3 को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से. एनसीईआरटी बोलती है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, पर स्टेट टेक्स्ट बुक बोलती है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, फिर ग्रेफाइट का ही सिंगल लेयर फॉर्म ग्राफीन, और उसी का और एक फॉर्म कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है. बट उसको हम लोग मैं जनरली अलग नहीं बोलूंगा, अलग काउंट नहीं करूंगा. रीजन इज क्योंकि वो ग्रेफाइट से ही बनता है, तो वो कुछ नया मटेरियल नहीं है टेक्निकली. तो आप ये 3 को ही मान के चलो, ठीक है. नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं
मैंने ये बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लेड पेंसिल, जो आप पेंसिल जिससे लिखते हो, उसमें एक्चुअली पीबी यानी प्लम्बम होता है क्या? लेड होता है? बिल्कुल नहीं होता। लेड होता तो तुम्हारी 2 रुपए की 5 रुपए की पेंसिल नहीं मिलती भाई। ठीक है, इतना सस्ता नहीं है लेड। ठीक है, पहली बात तो ये समझो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ लेड इन द लेड पेंसिल। भाई लेड यहां पर, वो लेड का मतलब ये प्लम्बम है, ठीक है ना। और नोट क्या बोल रहा है कि पेंसिल डज नॉट कंटेन लेड। पेंसिल में तो क्या होता है? पेंसिल में कार्बन होता है ना। पेंसिल में होता है एक्चुअली कार्बन, है ना। अपन जो बोलते हैं ना पेन पेंसिल के, वो लेड्स बोलते हैं, लेड्स है ना, जिससे अपन लिखते हैं। वो सिर्फ बोलने का टर्म है, वो लेड मतलब वो सिर्फ बोलने का टर्म है, ठीक है ना। ठीक है, कम्स फ्रॉम द वर्ड लेजर। लेजर जिसमें नोटबुक में लिखते थे पुराने टाइम में, लेजर वो खाता बुक होती ना, रजिस्टर बड़ी वाली। Obviously I have highlighted does not, which means the answer is obviously C, that is 0. लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज, एज बायो स्टूडेंट्स आप लोगों को एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। लेड की एक बहुत खास प्रॉपर्टी जो केमिस्ट्री में उतनी काम नहीं आती, बायो में बहुत काम आती है। क्या? लेड इज यूज्ड टू ब्लॉक, क्या ब्लॉक करता है वो? मतलब ये उसकी केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, बट बायो में यूज बहुत आती है। लेड क्या ब्लॉक करने के काम आता है मेरे गधे बच्चों, बताओ। लेड जो है वो एक्सरेज को ब्लॉक करता है बच्चों, ठीक है ना। जब आप डॉक्टर बन जाओगे और आप जब पेशेंट को भेजोगे एक्सरे के लिए, या आप अपने खुद के सेंटर पे कहीं एक्सरे वगैरह शूट कर रहे हो, एक्सरे इमेज शूट कर रहे हो, सो देन यू वांट द पेशेंट टू बी एक्सपोज टू एक्सरे। डू यू वांट टू बी एक्सपोज टू एक्सरे? आपके बॉडी के लिए अच्छा है क्या एक्सरे रेडिएशन? एक एग्जांपल देखो, मैं मेरे क्लिनिक में रोज 10 पेशेंट का 10 एक्सरे लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पेशेंट तो एक बार एक्सरे करा के चला जाएगा, है ना। उसका मैंने एक एक्सरे शूट किया तो उसको थोड़ा सा रेडिएशन हुआ ना, बट मैं ऐसे 10 पेशेंट का, मेरे को 11 साल हो गए अभी प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं तो मेरे लाइफ के 30-40 ईयर्स एवरीडे 10 ऐसे रेडिएशन, मेरे को कितना एक्सपोजर होगा, तो मेरे को तो कैंसर होने के चांसेस हो जाएंगे ना, right? X-rays are not good for you. So then how do you block that? You wear lead vest. Okay, so we have lead vest. ऐसा जैकेट होता है लेड का, मतलब एक्चुअल लेड प्लम्बम का इतना हैवी वाला जैकेट होता है वो, ठीक है। तो हमको अगर एक्सरे लेना है और हमको ऐसा लग रहा है कि एक्सपोजर हमारी तरफ भी आ सकता है, तो वी विल वेयर दैट। और वी हैव अ लेड फिल्म, एक फिल्म होती बड़ी, मतलब एक बड़ा सा डोर जैसा बनाया होता है, उसके पीछे खड़े रह के वी हैव अ बटन थ्रू विच वी विल शूट द एक्सरे, राइट। तो ये बायो में बहुत काम आने वाला है, ये याद रख लेना, ठीक है। बायो में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, जैसे कि बेरियम, एस ब्लॉक में हम लोगों ने बेरियम के बारे में पढ़ा था। तो बेरियम मील दिया जाता है पेशेंट को, जब उसके जीआईटी का आपको स्कैन करना होता है ना इमेज, तब आप उसको बेरियम का सॉल्यूशन देकर, सॉल्यूशन बना के पीने के लिए देते हो। सो व्हेन यू टेक द एक्सरे और इमेज, व्हेन यू शूट द इमेज, एट दैट टाइम यू कैन सी ऑल द एरियाज आर रेडियो ओपेक, मतलब क्लियरली दिख के आते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे ऐसे केमिस्ट्री के एप्लीकेशन है जो बायो में ज्यादा काम आते हैं, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर ध्यान दे देना जरा, ये आपको कभी भी पूछ सकता है। ओके, देन यू हैव 19, इन ग्रेफाइट द इलेक्ट्रॉन्स आर। ओके, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, ठीक है। ग्रेफाइट की पहचान क्या थी? ग्रेफाइट की पहचान थी कि वो कंडक्टर है, बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं। ग्रेफाइट की जो मेन प्रॉपर्टी थी, जो पहचान थी, वो तो ये थी ना कि वो भले ही नॉन मेटल है बट वो कंडक्टर है, राइट। तो ग्रेफाइट के बारे में आप 2 पॉइंट यहाँ पर नोट करके रखेंगे बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। एक तो ये, इनफैक्ट 3 पॉइंट्स आप मान लो, 3 पॉइंट्स मान लो। एक तो ये कि इसका शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा लाइक स्ट्रक्चर होता है? शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। शीट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे लेयर्स बाय लेयर, शीट वाले बोले तो आप लेयर बोल सकते हो, लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट होती है ग्रेफाइट, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात की ये, बिकॉज शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इसका, तो इसके साथ होता क्या है कि, एक मिनट, इसके साथ होता क्या है कि ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन को कम करता है, बरोबर है।
शीट जो है ना वो स्लाइड होती है ना एक दूसरे के ऊपर। अगर मैं ऐसे पेपर रख दूं एक दो चार और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करूं तो इजीली स्लाइड होगा। तो शीट लाइक स्ट्रक्चर का फायदा क्या हुआ कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, इसलिए उसको एज अ लुब्रिकेंट आप यूज कर सकते हो ग्रेफाइट को, ठीक है ना। और लास्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेफाइट के बारे में, कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो उन शीट्स के बीच में स्प्रेड आउट होते हैं, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर आप ऐसे लिख के रखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर। बिटवीन द स्ट्रक्चर इज नॉट द करेक्ट टर्म, बिटवीन द शीट्स आप लिख सकते हो, यहां पर उन्होंने बिटवीन द स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो आप देखो अभी 19 का आंसर आपको सीधा सीधा मिल गया, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल, राइट। Which of the following forces are present in diamond? Which of the following forces are present in diamond? तो ये तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी हमने किया है। डायमंड जो है, डायमंड क्यों बोला मैंने, हाँ डायमंड जो है, ठीक है, हीरा। डायमंड की खासियत क्या थी कि इसको तो हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में एक बहुत ही खास नाम से जानते हैं, याद है सबको, ये मैंने पढ़ाया ये आपको सॉलिड स्टेट में, राइट। डायमंड को हम किस नाम से जानते हैं? We call it the giant or network type of solid, है ना। We also call it the giant solid or the network solid. What is the classification? कौन से क्लासिफिकेशन में इसको लिखा जाता है? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। 4 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन, पहले तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, 2 ब्रॉड कैटेगरी हो गई। क्रिस्टलाइन में 4 टाइप होते हैं ना, पहला आयोनिक, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा मॉलिक्यूलर, चौथा मेटालिक। डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा होगा? ए बी सी डी, बताओ आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली दिस विल बी अ, इट इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, है ना। सीधा सीधा आंसर है ये तो आंसर हमारा आएगा ऑप्शन बी। डायमंड में कैसे टाइप के बॉन्ड्स है भाई? कोवैलेंट। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़ो यार, डायरेक्ट आंसर है, क्या बोल रहा है वो? कार्बन कार्बन एटम के बीच में डायमंड में कौन से बॉन्ड है? आप क्या बोलोगे भाई, कार्बन कार्बन में कौन से बॉन्ड होते हैं बच्चों? ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, है ना, राइट। 21 देखो, सब डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसुलेटर? कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा बॉस? अभी तो क्या रिपीट क्वेश्चन आया। सी, डायमंड, ठीक है। इसको तो मतलब एक्सप्लेनेशन लिख के भी इंसल्टिंग है, मतलब I will be insulting your intelligence if I write the explanation. So I don't want to insult you. I will not write the explanation. Don't worry. ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। डायमंड जो है वो एज एन इंसुलेटर काम कर सकता है। ये देखो, ये नीट 2020 अभी बस हाल ही में पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। एकदम रिसेंट क्वेश्चंस भी अपन सारे कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, आपके सामने 2020 2019 क्वेश्चंस हैं, और ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। हर एक को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है 22 को ध्यान से देखना। वो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। स्टेटमेंट ए वो बोल रहा है कि CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, फॉर आइसक्रीम। इज इट? CO2 is used as refrigerant for CO2 गैस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ये है, हाँ फंडा, CO2 गैस इज यूज्ड एज is CO2 in gaseous form used? We use solid CO2. What do you know the solid CO2 as? Solid dry ice. Solid CO2 is dry ice. अपन आइसक्रीम खरीदने जाते हैं ना शॉप में, तो आइसक्रीम के स्टोर में, नेचुरल्स वगैरह में आप जाओ तो आपको जब वो पैक करके देता है, छोटे छोटे टुकड़े क्रिस्टल जैसे डाल के देता है ताकि आइसक्रीम पिघले नहीं। ये नया ट्रेंड है, आपने देखा होगा। वो क्या है? सॉलिड CO2 है। वो क्या है? ड्राई आइस होती है, ठीक है ना। क्या होती है वो? ड्राई आइस होती है। तो स्टेटमेंट ए तो रॉन्ग हो गया ना, आप गैशियस फॉर्म में तो यूज नहीं करते हो, तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन बी हट गया, क्योंकि दोनों में ए स्टेटमेंट आ रहा था। चेक करो ध्यान से, समझ में आया क्या एलिमिनेट किया बच्चों मैंने? ए मतलब ए स्टेटमेंट को मैंने रॉन्ग मान लिया ना, तो मेरा ऑप्शन ए बी मतलब 50% तो मेरा काम हो गया। अब ऑप्शन बी में जाते हैं। बी बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 20 5 कार्बन रिंग्स। कंप्लीटली रॉन्ग भाई। फुलरीन में
फुलरीन में 26 मेंबर रिंग्स होती है और 12 5 मेंबर रिंग्स होती है, उल्टा लिखा है उसने, ठीक है। अभी ये C60 क्या है बच्चों, C60 क्या है, ये फुलरीन है, ठीक है ना, C60 क्या है, फुलरीन, ओके। इसको हम लोग क्या और किस नाम से जानते हैं ये भी बताया था, बकी बॉल्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फुलरीन और बकी बॉल्स बोलते हैं, ठीक है ना, बकमिंस्टर फुलरीन नाम था इसका, ठीक है, तो इसलिए इसको बकी बॉल्स भी कहते हैं। ये फुटबॉल जैसा दिखता है, और ध्यान से देखना इसमें 26 मेंबर रिंग्स होती हैं, ओके, 26 मेंबर रिंग्स होती है और 12 आपकी 5 मेंबर रिंग्स होती है, ठीक है। ऑब्वियसली रिंग्स के बीच में कार्बन एटम्स ओवरलैप होते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, 26 120, 12 5 60, सर 180 कार्बन क्यों नहीं है ये सवाल मत लेके आना, ठीक है ना। कार्बन के बीच में ऑब्वियसली, सॉरी, रिंग्स के बीच में कार्बन एटम कॉमन है। तो स्टेटमेंट बी को क्या हुआ बच्चों, सही हुई कि गलत हो गई, ऑफ कोर्स गलत हो गई। अच्छा, ZSM5 is a type of zeolite which is used to convert alcohols into gasoline. This you have never heard of, I'm very sure, ये पहली बार सुना होगा, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको पहले मार्क करके नोट करके रखना, ठीक है। ये एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट, ये फैक्चुअल है। ZSM5 जियोलाइट क्या होता है, ठीक है, जिसमें सोडियम एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना, वो एक जियोलाइट नाम का एक कंपाउंड होता है, जो एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक्स में जियोलाइट का ज्यादा मेंशन नहीं दिया हुआ, बहुत कम एक आध जगह सिर्फ नाम दिया हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं है। पर ZSM5 ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ZSM5 इट्स अ जियोलाइट, इज अ जियोलाइट। जियोलाइट आप मान लो एक, जैसे एक मिनरल, ठीक है, जैसे कैल्साइट, सल्फाइट, है ना, वैसे बेसिकली सिंपल वर्ड्स में आप मान लो इट इज अ मिनरल, ओके। इट्स अ जियोलाइट टू कन्वर्ट alcohol to gasoline, alcohol to gasoline। गैसोलीन तो आपको पता ही है ना, पेट्रोल का भाई, ये तो सबको मालूम है, गैसोलीन है। तो ऑप्शन सी जो, मतलब स्टेटमेंट सी जो है वो तो सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सी सही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ओडरलेस, यस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ओडरलेस, मतलब कि स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी दोनों राइट है, तो मेरा आंसर क्या आएगा बताओ बच्चों, ऑप्शन डी, सी एंड डी बोथ आर राइट, ठीक है। ये थोड़ा फैक्चुअल था, इसमें जो स्टेटमेंट सी है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं, which compound is used in cosmetic surgery, very important, very common cosmetic surgery में क्या यूज होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी में इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज होता है, सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन और जियोलाइट, बहुत पॉपुलर है, अगेन बायो में भी बहुत काम आता है। यहाँ पर when they say cosmetic surgery, basically they mean a type of plastic surgery. Now, have all of you heard of enhancement surgeries? सुना होगा आपने, enhancement surgeries के बारे में सुना होगा, राइट? जैसे खास करके ना ये आपको फिल्म एक्ट्रेसेस वगैरह सुनने में आता है, न्यूज़ वगैरह में आता है ना कि XYZ फिल्म एक्टर या फिल्म एक्ट्रेस ने सर्जरी कराई, जैसे बीच में अनुष्का शर्मा का आया था, उसने अपने लिप्स का सर्जरी किया, राइट? वैसे ही सर्टन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दे गेट सिलिकॉन सर्जरीज डन टू इंक्रीज और improve the shape or size of certain parts of the body, right? ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं वगैरह, राइट? तो वहां पर जो मटेरियल यूज होता है फॉर रिप्लेसिंग द टिश्यू और रादर एडिंग टू द टिश्यू, दैट इज सिलिकॉन। सिलिका नहीं है, सिलिका सैंड होता है, रेती। किसी इंसान के शरीर में रेती तो नहीं भरी जाएगी, है कि नहीं? स्टफ्ड एनिमल तो है नहीं, वो इंसान है ना। सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिकेट्स
ना, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, है ना, वो तो क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, है ना। सिलिकॉन्स जो होते हैं ना, दे आर, सिलिकॉन्स कैसे दिखते हैं पता है, रबरी मास जैसा होता है, एक रबर जैसा मटेरियल, आपको ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी में यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी में सिलिकॉन्स, ओके। देन यू हैव यस ऑल्सो, एक और सिलिकॉन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं बताना भूल गया आपको, दे आर बायोकम्पैटिबल। why do they have to be biocompatible? Of course, if they are going to be living or inside your body, so शरीर के अंदर लगाना है, तो obviously they have to be biocompatible, right? है ना? Of course, if they have to be compatible with your tissues, otherwise they will create either allergy or infection or something. Okay, so that is number 23. Next, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 24th वाले को स्टार मार्क करके रखना। ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। 24th क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोनोमर फॉर अ हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोमर फॉर अ हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। ये जो पार्ट है कौन सा, हाई मॉलिक्यूलर मास का सिलिकॉन पॉलीमर, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में वैसे दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको उसमें से मार्किंग बताऊंगा कहां पर दी हुई है। 24th क्वेश्चन की वो बोल रहा है हाई मॉलिक्यूलर मास का सिलिकॉन पॉलीमर इसमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना पहले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स विल नॉट फॉर्म हाई मॉलिक्यूलर मास का सिलिकॉन पॉलीमर। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ये चारों में से किसका पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर मास वाला नहीं बनेगा? तो उसमें कैसा है देखो, ध्यान से पहले समझ लो। ऑप्शन ए बी सी डी चारों में आपके लिए लिखता हूं, चारों समझाता हूं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ना, ये ट्राई मिथाइल है, देखो ट्राई मिथाइल Me3SiCl, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो पीएच मतलब क्या है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, SiCl3 में, ओके। ऑप्शन सी जो है वो MeSiCl3 है, देख लो। और ऑप्शन डी जो है वो Me2SiCl2। बात समझ आ रही है सबको? MeSiCl, PHSiCl3, MeSiCl3 और Me2SiCl2, इन सब में से ये तीन जो है ना, ये पॉलीमर बनाते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर, दे कैन हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर दे कैन फॉर्म। But the first one, the Me3SiCl, will form only dimer. Dimer मतलब बहुत सारे यूनिट की दो यूनिट, डाइमर। पॉलीमर मतलब बहुत सारे यूनिट, डाइमर मतलब ओनली 2 यूनिट्स। तो इसमें से कौन सा आंसर है विच विल नॉट बी फॉर्मिंग हाई मॉलिक्यूलर मास? ऑप्शन ए। ये बात समझ में आई? सिंपल, ठीक है। अगेन ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में से उठा के पूछा हुआ है। एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ दिया है आपको अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स एंड देयर पॉलीमराइजेशन पैटर्न्स, ओके। सिंपल, वो भी अगेन उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक 4 लाइन में मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में कि जहां पर से डायरेक्ट उठा के ये पूछा है कि इसमें से कौन सा डाइमर बनाएगा, कौन सा पॉलीमर बनाएगा। तो आंसर है Me3SiCl will form dimer, others will form polymer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्लीज स्टार मार्क करना। 25th क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा बार और बहुत बार पूछा हुआ है पुराने टाइम में भी
जब एम्स वगैरह हुआ करता था, और वापस इसको रिपीट होने के चांसेस बहुत हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th वाला, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट। क्या बोला उसने, व्हाट इज द रिपीटिंग और रादर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट या रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स की पहचान कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। सिलिकेट्स की पहचान यानी कि सिलिकेट्स को आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखोगे, उसमें से उसमें कौन सा यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैं आपको सल्फेट पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, SO4 2- है कि नहीं। कार्बोनेट पूछूंगा तो आप बोलोगे CO3 2-। वैसे अगर आपको कोई पूछे कि भाई सिलिकेट एग्जैक्टली क्या होता है, सिलिकेट एग्जैक्टली क्या होता है, आपको अगर कोई पूछे, राइट, सो यू हैव टू राइट SiO4 4-। this is not just called silicate, I'll give you the exact name, this is called orthosilicate। क्या बोलते हैं इसको, बोलो क्या बोलते हैं, orthosilicate। okay, this is the basic repeating structure or repeating unit of silicates। यानी किसी भी सिलिकेट सॉल्ट का जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो होता है SiO4 4-। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is incorrect, which of the following statements is incorrect। now टेक्निकली इसमें से जैसे अगर आप ये देखो कि बेराइल जो है BERYL बेराइल है ना, ये साइक्लिक सिलिकेट है, ये डायरेक्टली ऐसे कहीं मेंशन नहीं है। तो ये आपको अगेन ये एक स्टेटमेंट जो है, एक ऑप्शन जो है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाई बेराइल, ये आई थिंक सो या इट इज देयर, इट इज मेंशन्ड इन योर बुक्स, मेंशन्ड देयर, बट अगेन नॉट एक्सप्लेन्ड, द स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सप्लेन्ड, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, ऐसे मेंशन्ड है, ठीक है। तो बेराइल जो है वो साइक्लिक सिलिकेट होता है, दैट इज ऑप्शन ए इज ट्रू। Mg2SiO4 इज ऑर्थोसिलिकेट, अभी बताया, क्वेश्चन 25 देखो ना क्या लिखा मैंने, वही लिखा है ना बच्चों, SiO4 4- क्या है, ऑर्थोसिलिकेट। तो 26 का बी स्टेटमेंट भी सही है कि नहीं। तीसरा देखो, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO4, ये भी सही है ना। तो ऑप्शन डी बाय एलिमिनेशन आपका आंसर क्या आ गया 26 में, बताना। ऑप्शन डी आपका बाय एलिमिनेशन आ गया। अच्छा, अब फेल्डस्पार क्या है जरा ये समझते हैं। व्हाट इज फेल्डस्पार, इट इज वन ऑफ द ओर्स, है ना, इट इज वन ऑफ द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। फेल्डस्पार क्या, वन ऑफ द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम है। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, वो बोल रहा है नॉट एल्यूमिनियो सिलिकेट्स। अरे गोचू, वो है और ही है, वो एल्यूमिनियम का ही और है, तो कैसे नॉट एल्यूमिनियो सिलिकेट हो सकता है। फेल्डस्पार इज a 3-dimensional एल्यूमिनो सिलिकेट। क्या ये बात समझ में आ गई। फेल्डस्पार क्या है, 3-dimensional एल्यूमिनो सिलिकेट है। अच्छा, एक चीज नोट करना कि सर हमको फेल्डस्पार नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे आप मुझसे, सर हमको फेल्डस्पार नहीं पता, हम क्या रटे क्या। नहीं भाई, आगे जो चैप्टर अभी आप करोगे उसमें एल्यूमिनियम, जैसे हम लोग अभी मेटलर्जी वगैरह जब करेंगे ना, तो उसमें एल्यूमिनियम के बारे में डिटेल्स है अपने को, और वहां पर पूरी लिस्ट है कि कौन से एलिमेंट का कौन सा ओर है, ठीक है। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ओके, ऑल्सो आई विल गिव यू, ये मेरा हैंड रिटन मैंने बनाया हुआ आपके लिए, जो बता देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने, मतलब ये मैंने पूरा बनाया था हाथ से लिख के, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। फेल्डस्पार लिखा हुआ दिख रहा है, फेल्डस्पार, लुक एट द फॉर्मूला, व्हाट इज इट, फेल्डस्पार KAlSi3, कैन यू सी दैट,
यस, ठीक है. सो आई विल गिव यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड सेंड यू. इसमें मैंने सारे आपके एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी के बाहर के कुछ ऐसे जो पूछ लेते हैं वो फैक्चुअल वाले कभी कभी, वो सारे कंपाउंड्स ग्रुप वाइज लिखे हुए, ग्रुप 13 के, ग्रुप 14 के, ग्रुप 15 के, ग्रुप 16, 17, 18, पूरे पी ब्लॉक के हर एक एलिमेंट का कौन सा कंपाउंड है विद द परसेंटेज इन विच इट इज फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट. ठीक है, वो भी लिखा हुआ है. वो मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा. वो फैक्चुअल है, कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड है जो आपको डायरेक्टली जिसके कॉम्पोजिशन याद रखनी है. जैसे फेल्डस्पार, ये K3Al SiO है, तो ऑब्वियसली ये एल्यूमिनोसिलिकेट है. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस. यस बच्चों, समझ में आया? यस, ओके. चलो नेक्स्ट देखते हैं. 27 क्वेश्चन. Name the structure of silicate in which one atom of SiO4 is shared. ठीक है, ध्यान से देखना. क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? SiO4 का अगर कोई भी एक ऑक्सीजन एटम आपने शेयर कर लिया दो टेट्राहेड्रॉन के बीच में, तो उस सिलिकेट को क्या बोलते हैं? पहले मैं आपको जरा स्ट्रक्चर समझा दूं कैसा दिखेगा अगर ऑक्सीजन शेयर हुआ. तो पहले देखो, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की बात हो रही है अपनी, मतलब सिलिकॉन की बात हो रही है यहाँ पे, सिलिकेट्स की. तो सिलिकॉन में उसकी वैलेंसी 4 है ना, कार्बन की फैमिली को बिलोंग करता है ना बेटा. ये सही बोल रहा हूं? और अगर आप ऐसा करो कि O-, O-, O- और O-, तो ये वाला स्ट्रक्चर बना, चेक करो, बोलो हाँ कि ना. ये बन गया, दिख रहा है आपको? ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को. अब वो बोलता है यार इसका ऑक्सीजन आप क्या करो, शेयर करवा लो दूसरे सिलिकेट के साथ. क्या करेंगे? इसका ऑक्सीजन आप शेयर कर लो दूसरे सिलिकेट के साथ. कैसे करेंगे देखो. देख रहे हो क्या किया मैंने? स्मार्टनेस की मैंने, ये वाले ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया और ये शेयर कर दिया. देखो समझ में आ गई? ये ऐसा एक ऑक्सीजन शेयर हो गया. सिंपल बात हो गई. इस तरह बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, कोई उसमें टेंशन लेने का नहीं. ऐसे सिलिकेट को, अच्छा जब अकेला SiO4 था तो क्या बोला था याद करो? ऑर्थो सिलिकेट बोला था. और जब ऑक्सीजन शेयर होता है ना बच्चों, तो उसको अपन बोलते हैं पायरोसिलिकेट. क्या बोलते हैं? पायरोसिलिकेट. अब ये पायरो शब्द याद रखना, आगे बड़ा काम आएगा. ये कैसे? जब हम लोग आगे पी ब्लॉक में, मैं आपको सल्फर के एसिड्स, फॉस्फोरस के एसिड्स है ना, जो स्ट्रक्चर पढ़े होंगे आपने, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड किया ना, उसमें पायरोफॉस्फोरिक आता है, पायरोसल्फ्यूरिक आता है. वहां पर ये फंडा आपको बहुत काम आएगा. जैसे SO-S बॉन्ड है तो पायरोसल्फ्यूरिक हो गया, PO-P बॉन्ड है तो पायरोफॉस्फोरिक हो गया. तो यहां पर आप नोटिस करो क्या बॉन्ड मिल रहा है. देखो SiO-Si बॉन्ड मिला ना, तो समथिंग ऑक्सीजन समथिंग होता है ना, तो पायरो बोलते हैं. ये इतना दिमाग में बिठा लो बेसिक, तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि पायरोसिलिकेट क्या होता है. सिंपल बात हो गई है ना. इसको हम लोग बोलते हैं when two, तो आपको ऐसे भी वो घुमा के भी पूछ सकता था, when two orthosilicates are joined by oxygen what is it called, तो आप बोलोगे पायरोसिलिकेट. ठीक बात होगी. तो आंसर हो गया ऑप्शन, क्या आ गया आंसर इसमें? ऑप्शन सी. आई होप ये समझ में आ रहा है. ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 28th क्वेश्चन. वो बोल रहा है स्ट्रेट चेन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय, स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय, इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनता है? ठीक है, इनमें से कौन से कंडीशन में या कौन से रिएक्शन से स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनता है? CH3Si CH3 4 times Si by addition, CH3SiCl3 by condensation, CH3 twice SiCl2 followed by condensation,
and hydrolysis, अच्छा hydrolysis of CH3 twice SiCl2 followed by condensation, yes, and of course you have hydrolysis of CH3 thrice SiCl followed by condensation. ओके ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं रिएक्शन के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना. अगेन ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, डायरेक्टली वहां से उठा के क्वेश्चन दिया हुआ है. क्या फंडा है देखते जरा. पहली बात तो ये जो SiCl3 SiCl2 ये क्या दिए हुए, पहले तो ये समझो जरा, है ना. दीज आर कंपाउंड्स कॉल्ड क्लोरोसाइलेंस. क्या नाम है इनका, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, क्लोरोसाइलेन बोलते हैं, ठीक है ना. ये देख रहे हो आप, ऑप्शन ए में SiCl3 दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में SiCl2 दिख रहा है, ऑप्शन डी में SiCl दिख रहा है ना. तो ये क्लोरोसाइलेन है. अब वो उसमें एक मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है, तीन मिथाइल ग्रुप है, चार मिथाइल ग्रुप. ये भी समझ में आ गया, सिंपल बात, काफी सिंपल हो गया. अब ये ऐसे आपको थोड़ा सा बेसिक में अगर मैं लेके जाऊं तो आपको ऐसा समझना है. ये रहा सिलिकॉन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये क्लोरोसाइलेन हो गया, मानते हो बच्चों. आप अगर एक को रिप्लेस करके एक मिथाइल लगा दो तो ये क्या बन गया, देखो ये मिथाइल क्लोरोसाइलेन बन गया. समझ रहे हो बात को. दो को अगर मैं लगा दूं ऐसे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये डाई मिथाइल क्लोरोसाइलेन हो गया. तीन को लगा दूंगा तो ट्राई मिथाइल हो गया, और चार को. तो आपको वो देख के ऐसा अजीब लग रहा है ऑप्शंस, बट बहुत सिंपल है. देखो आप, मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ये क्लियर हुआ. हाँ काफी सिंपल, ठीक है ना. ऐसे देखना है, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से. अच्छा अब क्या बोल रहा है वो, कि भाई कौन से वाले में स्ट्रेट चेन पॉलीमर बन रहा है, कौन से वाले में स्ट्रेट चेन पॉलीमर. तो इसके लिए आपको एक छोटी सी नोट करनी है, ठीक है ना. आउट ऑफ ऑल द क्लोरोसाइलेंस only one that gives straight chain polymer is only CH3 twice SiCl2. यानी कि कौन सा वाला, डाइमिथाइल क्लोरोसाइलेन जो है ना, कौन सा वाला, डाइमिथाइल क्लोरोसाइलेन is the only one that gives linear polymer. बाकी सब में क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है ना. आंसर क्या आएगा बताओ, ऑप्शन सी. बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल, ठीक है. इफ यू वांट टू सी द केमिकल रिएक्शन, इफ यू वांट टू राइट इट, लिखना है क्या, लिख लेते हैं. ये रहा आपका सिलिकॉन, ये रहा आपका डाइमिथाइल क्लोरोसाइलेन, ठीक है. क्या करना है उसका, ऑप्शन सी को पढ़ो, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है बच्चों. तो ऐसे कर दूं, वाटर के साथ हीटिंग, बोलो हाँ कि ना. हाइड्रोलिसिस का तो मतलब ही वही है ना, वाटर के साथ हीटिंग. कितना इजी हो गया, देखो आप, सही बोल रहा हूं. क्या बन जाएगा, HCl निकलेगा, what will become, it will become Si. ये तो है ना, ये CH3 तो है ही, ये तो CH3 है ही. Cl की जगह क्या आ गया, OH. वो ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना, वैसा हो गया. Cl माइनस गया, OH माइनस आया. आप SN1 SN2 पढ़ते हो ना जो, वैसा हो गया, है ना. और ये जो आपका बना कंपाउंड, ये डाइमिथाइल साइलेनॉल है, OH हो गया ना. तो ये पहले साइलेन था ना, क्लोरोसाइलेन, अब क्या बन गया, साइलेनॉल बन गया. अब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, OH निकल के कपलिंग हो जाएगी. कपलिंग होने के बाद क्या बनेगा, आपका पॉलीमर बनेगा, ठीक है. सिंपल बात हो. तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी, ठीक हो गई बात. बस ओके, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन बचे. ओके, वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनायॉन्स आर प्रेजेंट इन द चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स. अच्छा ध्यान से देखना, ऑर्थोसिलिकेट अलग था, याद होगा आपको,
ऑर्थोसिलिकेट क्या था, SiO4 4 माइनस था। फिर पायरोसिलिकेट अलग था, जहां पर एक ऑक्सीजन एटम कॉमन किया था हमने, है ना। और ये अब पूछ रहा है चेन सिलिकेट। क्या पूछ रहा है अब ये, चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट, राइट। तो इसमें ना एक्चुअली आपको दो ऑप्शन करेक्ट मिलते हैं, दो ऑप्शन करेक्ट मिलते हैं, ध्यान से देखना। बेसिकली मतलब दो ऑप्शन एज इन दो पैटर्न्स होते हैं, चेन सिलिकेट में दो पैटर्न्स होते हैं। कौन से जरा आपको समझाता हूं, ये लिख के रखना। चेन सिलिकेट्स शो टू टाइप्स ऑफ एनायंस। चेन सिलिकेट क्या करते हैं, दो टाइप के एनायंस दिखाते हैं, ठीक है। एक होता है उनका SiO3 2 माइनस n टाइम्स, SiO3 2 माइनस n टाइम्स, ठीक है। ओके, दैट इज वन। एंड सेकेंड इज Si4O11 6 माइनस n टाइम्स। अब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट बैठ रहा है बताओ, ऑप्शन बी, चेक करो ऑप्शन बी को, SiO3 2 माइनस n टाइम्स। ये एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के क्वेश्चन दे दिया है, एज इट इज, कि भाई चेन सिलिकेट में क्या होता है। तो एनसीईआरटी में ना ये तीनों टाइप के मेंशन है, इनफैक्ट चार है। सिलिकॉन्स तो ऑलरेडी कर लिया हमने, वो कॉस्मेटिक सर्जरी वाला, सिलिकॉन्स भी यूज होते हैं। और यहाँ पर जो तीन टाइप के सिलिकेट है, ऑर्थोसिलिकेट भी है, पायरोसिलिकेट भी है, चेन सिलिकेट, तीनों में जो अंदर स्ट्रक्चर है वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जियोलाइट्स पे जनरली क्वेश्चन अब नहीं आता, बिकॉज अब वो रिसेंट आपके स्ट्रक्चर में से निकाल दिया गया, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। जियोलाइट्स के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, ये आगे बहुत काम आएगी। 30th क्वेश्चन, 30th को देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूज्ड इज अबाउट जियोलाइट इज फॉल्स पूछा ना, हाँ, अबाउट जियोलाइट इज फॉल्स। तो जियोलाइट के बारे में एक नोट करके रखना बच्चों, मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। जियोलाइट बेसिकली एक टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें एल्यूमिनियम और इसका का कॉम्प्लेक्स होता है, काफी हैवी मेटल्स वगैरह का, ठीक है। तो जियोलाइट्स आर यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर। प्योरिफिकेशन से ज्यादा करेक्ट वर्ड क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। हार्ड वाटर तो आपको पता ही है ना, सबको मालूम है हार्ड वाटर क्या होता है बच्चों। क्या होता है हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर लिटरली डज नॉट मीन सॉफ्ट वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर क्या पत्थर भरे हुए क्या इसमें ये देखो, हार्ड वाटर जो है ना, उसका मतलब होता है जो झाग नहीं करता। सोप डज नॉट लादर, लादर समझते हो, झाग, झाग, फोम। साबुन की जिसमें झाग ना बने वो हार्ड वाटर। आप जैसे ना, आप लोग की जनरेशन तो बहुत कम दिखती होगी। आप कभी गांव जाते होगे, कहते गांव के एरिया में जाओ कभी, जहाँ पे वो हैंड पंप होता है या कुएं का पानी तो मीठा होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर होता है। वो हैंड पंप यानी ग्राउंड में से पानी निकालते ना, तो आप पीते हो तो आप मुंह बनाते हो, क्या उसमें ना अजीब सा टेस्ट है। या फिर आप उससे जब नहाते हो और शैम्पू लगाते हो तो वो बाल रूखे रूखे हो जाते हैं और शैम्पू में झाग नहीं आती, तो आपको लगता है कि गाँव का वो साबुन खराब है, लेकिन एक्चुअल में वो पानी खराब होता है। वो जो वाटर है उसके अंदर ना इनसॉल्युबल मिनरल्स होते हैं। वो इनसॉल्युबल मिनरल्स की वजह से सोप जो है वो झाग यानी कि लादर नहीं करता, ठीक है।
तो इसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। तो इसको सॉफ्ट करने का एक तरीका तो ये कि उसको बहुत सारा बॉइलिंग कर दो आप, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए अपन गर्म पानी से जब नहाते हैं तो झाग ज्यादा अच्छा होता है ना, सही बोल रहा हूँ। एक तरीका तो वो है, तो वो तो फिजिकल मेथड हो गया, बॉइलिंग तो फिजिकल मेथड हो गया। ये जो है ये केमिकल मेथड है। जियोलाइट नाम के सॉल्ट होते हैं, इनको आप आयन एक्सचेंज के लिए डालते हो पानी के अंदर, ठीक है। इनको परम्यूटेड भी कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल में 2 घंटे आपको बोल सकता है इसके ऊपर, ठीक है। इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो आगे जाके, तो आप लोग तो नीट वाले तो नहीं पढ़ोगे, बट जो अगर इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं वो उसमें पढ़ाया जाता है वाटर प्योरिफिकेशन में परम्यूटेड मेथड, कैटायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज, पूरी थियरीज है उसके ऊपर। तो आपको सिंपल भाषा में ये याद रखना है कि जियोलाइट नाम का एक सॉल्ट है या एक मिनरल है जो यूज होता है पानी को हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने में। कैसे? बाय आयन एक्सचेंज मेथड। समझ में आ गई बात? ठीक है, सिंपल चीज। अच्छा, अब क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जरा। पहले बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जियोलाइट इज फॉल्स। तो पहला लाइन देखो, वो तो आपको अभी मैंने दे दिया, वो तो सही है ना। दे आर यूज्ड एज कैटायन एक्सचेंजर, आयन एक्सचेंजर की तरह उसको यूज किया जाता है। तो वो तो ए स्टेटमेंट तो फॉल्स नहीं है। देन यू हैव सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच एनेबल्स देम टू टेक अप द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इट इज ट्रू अगेन, ठीक है। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। और जो सी स्टेटमेंट है वो तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आई थी, आपने नोटिस किया होगा कि फेल्डस्पार और जियोलाइट ये दोनों बेसिकली एल्यूमिनो सिलिकेट्स के ही फॉर्म होते हैं। तो ये सी भी राइट है। डी में क्या गलती है? डी में क्या गलती है? वो बोल रहा है इन जियोलाइट्स सम ऑफ द SiO4 यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाय AlO4 5- and AlO6 9- आयन्स। रॉन्ग। आप अगर देखेंगे, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझेगा। ए स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, ए स्टेटमेंट को। ए स्टेटमेंट में क्या बोला उसने? दे आर कैटायन एक्सचेंजर, बरोबर है ना? दे आर कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है। और डी में वो आपसे क्या एक्सचेंज कराने की बात कर रहा है? माइनस चार्ज वाला। तो डी क्या हो गया? रॉन्ग स्टेटमेंट होगी ना। एक्चुअली ना वो क्या एक्सचेंज करता है? वो Si+, Si4+ और Al3+ को एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। तो वो कैटायंस को एक्सचेंज करता है बेटा। यहाँ पर आप स्पेसिफिक लिख दो कैटायन। वैसे एनायन एक्सचेंज रेजिन्स भी होते हैं, बट जियोलाइट्स को अपन ज्यादा करके कैटायन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है वो Si4+ को Al3+ से रिप्लेस करता है। दैट इज द आइडिया। तो वो कैटायन एक्सचेंज रेजिन एक्चुअली, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सीधा आपको अगेन डायरेक्ट ये है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट। जैसे आपको ये भी पूछा गया है पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइजनस गैस यूज्ड इन वॉरफेयर? तो आंसर इज फॉस्जीन, कार्बोनिल क्लोराइड जिसको आप बोलते हो। वैसे ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्मोक स्क्रीन इन वॉरफेयर? स्मोक स्क्रीन पता है आप लोगों को क्या होती है? सोल्जर्स वगैरह नहीं क्या, वो जब जाते हैं तो वो स्मोक बॉम्ब्स फेंकते हैं ताकि सब जगह डेंस फ्यूम्स हो जाए और वो अटैक कर पाए। अगर आपने अवेंजर्स कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखी होगी तो उसके फर्स्ट वो सीन में जब वो लोग एंट्री करते हैं वो स्मोक बॉम्ब्स, इवन बैटमैन फिल्म में बहुत बार दिखाया हुआ है। लॉट ऑफ मूवीज दे शो दिस। 31 है ना आंसर। यहाँ तो बड़ा ही ऑब्वियस है, SiCl4 क्लोरोसैलिन। SiCl4 जो है वो इट इज यूज्ड एज स्मोक स्क्रीन। SiCl4 से डायरेक्ट नहीं बनता। हाउ इट फॉर्म्स अ स्मोक स्क्रीन? जब ये मॉइस्चर से इंटरैक्ट करता है स्मोक स्क्रीन और अदर SiCl4, तो ये मॉइस्चर से जब इंटरैक्ट करता है तो ये डेंस वाइट फ्यूम्स बनाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ स्मोक स्क्रीन बच्चों, ठीक है। तो ये ग्रुप 13-14 के आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें से जो जो पूछे गए हैं
वो हमने डिस्कस कर लिए। खास करके इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो था इनर्ट पेयर इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का फंडा, जो एक्सेप्शंस थे उसके ऊपर हमने बात की, आपने देखा। ऑल द आंसर्स वी हैव रिटन, यस। So we'll stop this one here.